अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का। तो मैक्सिमम पॉइंट मींस मैक्सिमा, मतलब फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, और मिनिमम पॉइंट मींस मिनिमा, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है और फिर उसके बाद वापसी नीचे आता है, तो जो टॉप वाला पॉइंट है वो होगा हमारा मैक्सिमम पॉइंट। और जो ग्राफ हमारा ऊपर आके नीचे गया और फिर नीचे आके जो ऊपर गया, तो जो एग्जैक्ट पॉइंट जिस पॉइंट पर वो नीचे आकर ऊपर गया, वो पॉइंट हमारे कहलाएगा मिनिमम पॉइंट, मतलब मिनिमा। इसके को फाइंड करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं, फिर उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। वो हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम बराबर लेते हैं ज़ीरो के। उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ हमारा स्लोप ज़ीरो होता है, मतलब टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है। तो उसके बाद हम कर लेते हैं वो, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लिया, तो जीरो के बराबर लेके हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आ रही है या दो आ रही है, जितनी भी एक्स की वैल्यू आ रही है, फिर हम एक्स की वैल्यूज़ निकाल के फाइंड करके उसको डबल डेरिवेटिव के आंसर में पुट करते हैं। मतलब हम जो फंक्शन लेंगे उसी का डबल डेरिवेटिव भी लेंगे, फिर उस डबल डेरिवेटिव के जो फंक्शन आएगा, डबल डेरिवेटिव फंक्शन में हम उस एक्स की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर डबल डेरिवेटिव का ग्रेटर देन ज़ीरो आया, तो हम कहेंगे कि वो हमारा मिनिमा है। और अगर हमारा आंसर ग्रेटर वो लेस देन ज़ीरो आया, तो हम कहेंगे हमारा वो वाला पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है। ठीक है, मतलब उस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमा आएगी या उस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमा आएगी, मतलब मैक्सिमम आएगी। और अगर एफ डबल डैश, मतलब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जीरो के बराबर हो गया, तो आप समझ जाओ कि हमारा टेस्ट फेल हो गया। फिर हम दूसरे मेथड से करेंगे सॉल्व। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है। एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 8। आपने इससे पहले सब जगह रट्टे ही लगाए होंगे कि हम पहले फंक्शन लिखें, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लें, फिर जीरो को जीरो के बराबर लेके एक्स की वैल्यू फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करके उसका डबल डेरिवेटिव निकालें, एक्स की वैल्यू उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करें। और पुट करके पता लग जाएगा, अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा है, और अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा है। इस तरह से, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से रट्टे लगाए होंगे सबने, लेकिन इसको हम ग्राफ से अब देखेंगे कि ग्राफ से किस तरह से हमें पता लगता है। तो मेन जो फंक्शन है उसका मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना हुआ है, जो कि इस शेप में ग्राफ बना है हमारा। ठीक है। अब देखो, बाजार तो देखने में आपको पता लग गया कि ये हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अगर ग्राफ हमारा ऊपर गया और ऊपर जाके नीचे आया, तो जो ऊपर जाके नीचे आया वो वाला फिक्स पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट होगा। और जिस पॉइंट पे नीचे जाके वापसी ऊपर आया, वो पॉइंट हमारे मिनिमम पॉइंट होगा। लेकिन अभी हम ग्राफ से देखते हैं। ये ग्राफ बना लिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था, जो फंक्शन था उसका हम लेते थे डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, उसका डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 12। और इसके डेरिवेटिव का अगर मैं ग्राफ बना दूं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि यहाँ पे बना हुआ है बाजार। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स कहाँ से आए? एक्स इज इक्वल्स टू -2, एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये दो पॉइंट्स इस तरह से आए। देखो, जो फंक्शन आया वो मेरे पास आया 3x² माइनस 12। और ये था एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें पता था क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स लेना पड़ता है जीरो के बराबर, अभी आपको बताया था। तो इसको अगर मैं जीरो के बराबर ले लूँ इस तरह से, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन चुकी है ये, तो यहाँ से आप रूट्स के आंसर निकाल सकते हो। मतलब एक्स के आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, जो जो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज आएंगी आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू +2 एंड -2। आपको पता है कैसे कॉमन फार्मूला मिडिलम ब्रेक करके हम लगा लगा लेते हैं, आप उस तरह से इसकी वैल्यूज निकाल लेना। तो +2 एंड -2, ये रही -2 एंड ये रही +2। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो, अब मैंने कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन कैसे कर दिया कि मतलब एक ही ग्राफ में दोनों के दोनों फंक्शन के ग्राफ को मैंने पुट कर दिया। एक था हमारा बिल्कुल जो फंक्शन था उसका ग्राफ, और एक था हमारा जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसका ग्राफ। ठीक है।
ये हमारा जो मेन फंक्शन है उसका ग्राफ है, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ है। अब देखो यहाँ पर x = -2 पर अगर आप इस तरह से देखोगे तो यहाँ पे मुझे मिलता है मैक्सिमम पॉइंट, और x = -2 पे, x = 2 पे मुझे यहाँ पे मिलेगा मिनिमम पॉइंट। इस तरह से ग्राफ से हम विजुअलाइज करके दिखाते हैं, और इस तरह से ही करते हैं। हमेशा से यही होता है कि ग्राफ उसको रिड्यूस कर देता है डेरिवेटिव करके, उसको जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में कर देगा, तो क्वाड्रेटिक का जो भी हमारा वो आएगा, मतलब x की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पे आप देखना हमारा हमेशा एक मैक्सिमा पॉइंट आ रहा होगा और एक हमारा आ रहा होगा मिनिमा पॉइंट। इस तरह से कुछ इस तरह से विजुअलाइजेशन होती है और इस तरह से आता है। अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन। और अगर चलो, अगर आप इस तरह से देखना चाहते हो, हमारा मेन फंक्शन था f(x)=x³ - 12x + 8। अभी जो मैक्सिमा की वैल्यू है ये क्या है, और मिनिमा की वैल्यू है ये क्या है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम मेन फंक्शन में पुट कर दिया करते थे x की वैल्यूज़। तो x की हमारी वैल्यूज़ जो आई हैं वो -2 आई है और +2 आई है। -2 वाली पे मिल रहा है हमें मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो हम फॉर मैक्सिमम पॉइंट, तो अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख दो फॉर मैक्सिमम f -2 - 2 क्यूब - 12 - 2 + 8। इस पे मुझे मिल रहा है 24। तो इसकी वैल्यू है 24, आप देख सकते हो। इसी तरह से फॉर मिनिमम एक्स की वैल्यू पुट करूंगा मैं 2, 2 का क्यूब -12 2 + 8। यहाँ पे मुझे आंसर मिला -8। तो आप देख सकते हो 2 पर जो मैक्स वो मिनिमम पॉइंट है वो है -8। ठीक है, हमारा मिनिमम का आंसर -8 है। इस तरह से हम करते थे। अब जैसे हम नॉर्मल सॉल्व किया करते थे वैसे ही करेंगे। मैंने आपको ग्राफ से विजुअलाइज करके दिखा दिया है कि हम इस तरह से निकालते हैं और इस तरह से होता है ग्राफ से ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा कि आप लोगों ने इससे पहले पहले किस तरह से पढ़े थे। x³ - 9x² +15x + 3। सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमें लेना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव नॉर्मल। तो डेरिवेटिव लूंगा मैं x³ का डेरिवेटिव होता है 2x², 3x²। ठीक है, पावर नीचे भी जाती है। 9x² का डेरिवेटिव होता है 18x। 15x का डेरिवेटिव होता है 15, और 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। इस 0 को मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, ये मुझे डेरिवेटिव मिल गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है, तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे हमारा स्लोप होता है 0, आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने बात बोली थी कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा स्लोप होता है 0, ये रहा। यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। ये जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से बने तो स्लोप 0 कहलाता है ना। यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है। यहाँ पे कौन सा स्लोप है आप देख सकते हो, यहाँ पे सब जगह स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव चल रहा है। यहाँ पे 0 हो गया, फिर इस पॉइंट पर स्लोप दोबारा से पॉजिटिव हो गया।
तो इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया 0। 3x यहाँ पे स्क्वायर था, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव 18x प्लस 15। इसके रूट्स आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी निकाल सकते हो। बाय यूजिंग कैलकुलेटर नहीं निकाल ले तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। डिवाइडेड बाय 3 करूँगा इस पूरी इक्वेशन को। 0 = एक्स स्क्वायर, ताकि इक्वेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए और जल्दी आंसर आ जाए और इजीली सॉल्व हो जाए, वरना डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हम मिली टर्म ब्रेकिंग से कर देंगे इसका एलसीएम लेकर। आप लोगों को सबको पता है किस तरह से हम निकालते हैं। अब 15 का आप एलसीएम लो। माइनस का एक्स माइनस का 5x में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। 15 नहीं, ये हो जाएगा 5, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी 3 से डिवाइड हुई है ना, इस तरह से कुछ। ठीक है, मैंने 15 लिख दिया था। तो 5 का आप एलसीएम लोगे, आपको पता है 5 का एलसीएम 5 × 5। कॉमन लेंगे, यहाँ से -x कॉमन लेंगे। x-1 होल ब्रैकेट कॉमन आ गया। x-5 रिमेनिंग पार्ट बच गया। x की दो वैल्यूज आई, 5 और दूसरी आई 1। इस तरह से हम करते थे। स्टेप्स आपको याद हुए होंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया और निकाल लिया। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसी का मैं लूँगा सेकंड डेरिवेटिव, उसी का हमें लेना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव। तो अब चलते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की जाने। इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा 6x, पावर नीचे, 3 × 2 = 6, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव 6x आ गया। 18x का हो जाएगा -18, और 15 कांस्टेंट है, तो 15 का हो गया 0। तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब डबल डेरिवेटिव क्या काम करता है? डबल डेरिवेटिव हमारे पास काम करता है, देखो, x की जो वैल्यूज आई है मेरे पास, एक आई 5 और एक आई 1, इन दोनों को मैं पुट करूंगा इस डबल डेरिवेटिव में। ठीक है, अगर मेरे पास >0 आया तो मिनिमम पॉइंट है वो, और अगर मेरे पास <0 आया तो इसका मतलब मैक्सिमा है उस पॉइंट पर, और वो पॉइंट कौन सा है? 5 और 1। तो चलो करते हैं। पहले इसकी जगह पे हम पुट करते हैं 1, x की जगह पे। 6 1 -18, तो यहाँ पे जो आंसर आया -12 आया। तो -12 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? तो ये 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब हमें इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, मैंने पॉइंट कौन सा पुट किया था? x = 1। ठीक है, x = 1 पॉइंट पर मुझे आंसर मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पर। बल्कि एक काम करते हैं, इसको इस तरह से शो करा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमा मिलेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है 1 वाला। इसी तरह से अगर मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाऊं, देखो, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था तो 3x² -12 आया था। फिर यहाँ से मैंने x की दो वैल्यूज़ फाइंड की थी। x की वो दो वैल्यूज़ आई थी +2 एंड -2। ठीक है, फिर उन दो वैल्यूज़ को मैं f डबल डैश x, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पावर नीचे 6x, बस 6x होगा, तो इस 6x में पुट करूँगा
और मेरा आंसर अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो मुझे पता लग जाएगा मैक्सिमा है या मिनिमम है, और लेस देन जीरो होगा तो मुझे पता लग जाएगा इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ से मुझे दरअसल ग्राफ से पता लग गया था कि -2 पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा और +2 पे मुझे मिनिमा मिलेगा। इसी तरह से यही फंक्शन हमारा काम कर रहा है कि 1 पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा, और अगर मैं पुट करूँगा x = दूसरा आंसर आया था मेरा x का 5, ये रहा। तो इस पर मुझे बस डबल डेरिवेटिव इसमें यही काम करता है और इसका कुछ काम नहीं है। बस यहाँ से हम ये पहचानते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट मैक्सिमम आएगा उस पॉइंट पे या मिनिमम आएगा। पॉजिटिव का 12 आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मुझे x की वैल्यू जब 5 होगी तो इस पॉइंट पर मुझे मिल रहा है मिनिमम। आप चाहो तो ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हो और देख सकते हो। वैसे ग्राफ की कोई नीड नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से होता है। ठीक है, अब हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये भी तो पता करना है कि हमारा जो मैक्सिमम है उसका आंसर क्या है। मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है मैक्सिमम की, और जो मिनिमम है उस मिनिमम की वैल्यू क्या है। तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मिल गया x की वैल्यू 1 पे हमारा जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और x की वैल्यू 5 पे जो आंसर आएगा वो मिनिमम आएगा। अब वापसी आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन दिया हुआ था ये, इस मेन फंक्शन पे ये x की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा फॉर मिनिमा और फॉर मैक्सिमा। तो फॉर पहले मैं करूँगा मैक्सिमम के लिए। तो फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम पे किस पे मैक्सिमम है जो मिल रहा है, एक्स की वैल्यू 1 पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है। तो जो मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन ये रहा, इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा। तो पहले तो मेन फंक्शन लिख देते हैं, x³ -9x² +15x +15x +3। देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, और x = 1 पे आ रहा था मैक्सिमम। 1³ -9, 1, 15, 1 +3, 10। मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है 10। अब आते हैं फॉर मिनिमम। x = 5 पे मिनिमम मिल रहा था, हम डबल डेरिवेटिव से देख चुके हैं। पहले तो मेन फंक्शन लिख देते हैं, वैसे अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं मेन फंक्शन लिख चुका हूँ। -9x² +15x +3। इस पॉइंट पे मुझे आंसर मिल रहा है -22। मतलब मेरे मिनिमम का आंसर है 22 और मैक्सिमम का आंसर है 10। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद से करने हैं। वो क्वेश्चंस हैं,
सिक्स मैं आपको फिर ही बता देता हूँ कि सिक्स किस तरह से होगा। वहाँ तक तो आप सब कर चुके होगे। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव उसका आंसर क्या है वो आप सबको पता ही होगा। तो सिक्स का मैं जो आपको बता रहा हूँ, फुल क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं आपको बता देता हूँ कि हम वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखो, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसका आंसर आएगा आपके पास कुछ इस तरह से। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको स्टेप बाय स्टेप खुद से ही मालूम करना है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इस तरह से आएगा। फिर आपको पता है यहाँ पे आप ज़ीरो फाइंड करोगे, मतलब आप ज़ीरो की वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे तो उस पर हो जाता है ये ज़ीरो। अब यहाँ से मसला ये आ गया कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें, आप यहाँ तो फंस गए। तो देखो, जब हम फैक्टराइजेशन करते थे हमारे पास फैक्टर्स आते थे तो कुछ इस तरह से आते हैं, x+1 x-2। तो हम कंपेयर कराते हैं जीरो के साथ बारी बारी इस तरह से, फिर इसको, फिर उसके बाद इसको कराते हैं, ठीक है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड करा दो और ये तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अननोन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के दो आंसर ही आएंगे रूट्स के, ठीक है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके जीरो करा दो और ये तो ख़त्म हो गया आपका, आप और बाकी से आप जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उससे आप वैल्यूज निकाल लो, ऐसा नहीं होता। आपको इसको इसके साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, इसको इसके साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो इसका मतलब e⁻x इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। इस x की जगह पे आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके पास हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपके पास आंसर कभी भी नेगेटिव भी नहीं आएगा और कभी भी इस इक्वल्स टू ज़ीरो भी नहीं आएगा। तो ये तो बात ही गलत हो गई। तो इसका मतलब हम x की वैल्यू इससे नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑलवेज भी पॉजिटिव, और कभी भी वो ना ही तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही तो वो ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। हाँ, अभी मैंने एक्सपोनेंट बोला तो ये मत समझ जाना कि सारे एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास बेस हो ई, ठीक है, जब, तो इसका मतलब अब वैल्यू मेरी निकलेगी यहाँ से कंपेयर करके। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कंपेयर कर दिया ज़ीरो के साथ इसको। तो साइन एक्स यहीं रहेगा, वहाँ पे कॉज एक्स हो जाएगा माइनस। इसको भी यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ। ये बन गया साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल्स टू -1। साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इज टेन एक्स, और ये बन गया -1। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये हो गया टेन इनवर्स -1। इनवर्स में क्या का काम करते हैं हम, ये हमारे पास टेन इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा क्या हो कि टेन का आंसर -1 आ जाए, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी निकाल सकते हो आप, 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री पे आपके पास आंसर होता है, मतलब 1 होता है, ठीक है। लेकिन -1 तो जब भी नहीं होता, तो फंस गए यहाँ पे फिर आप। तो -45 डिग्री पे हमारे पास आंसर होता है -1, लेकिन -45 डिग्री तो होता ही नहीं है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फिर से फंस गए अब हम। तो देखो, टेन जो होता है ना नेगेटिव, टेन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, टेन नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो टेन आपके पास दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक क्वाड्रेंट होता है जिसमें से क्वाड्रेंट नंबर 4, इसमें मैं कैसे लिखूं, इस तरह से लिख देता हूँ। अब आपकी ये बात तो पता है आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं टेन की बात कर रहा हूँ, तो चलो लिख देता हूँ, टेन थीटा भी लिख देता हूँ यहाँ पे। और दूसरा होता है यहाँ पे टेन नेगेटिव, ठीक है, इन दो में टेन नेगेटिव होता है। तो बजाय अगर आप इससे कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हो तो आपके पास आती है 45। तो आप इसको लिख दो -45, ठीक है। 45 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180,
तो इसको अगर आप और सॉल्व करते हो तो आपके पास बनता है -π/4। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया -π/4। इसका मतलब है 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब आप एक बात देखो, 10 45 किस किस पे आता है आपको पता होना चाहिए। कौन सी ऐसी डिग्रीज होती हैं जिसपे 10 45 का आंसर 1 आता है। अभी तो इस माइनस को तो छोड़ दो, आप खाली अभी सिर्फ प्लस के 1 ही सोचो। कौन सी ऐसी वैल्यूज होती हैं। तो उसका आपको पीरियड पता होना चाहिए, आपको उसका पीरियड ही नहीं पता। तो उसका पीरियड होता है π/4। तो आपको पता है कि 10 45 की बात हो रही है तो π/4 तो आएगा। अब π/4 में ऐसा क्या प्लस करूं कि आपके पास उसका पीरियड बने 40, वो आंसर आए 1 ही आए उस पर। ठीक है, और 45 ही बनना चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल 45 ही आए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। n π। ठीक है, उसका पीरियड होता है n π। आपको ये बात पता नहीं चाहिए, जिस पे 10 का आंसर आएगा आपके पास 45। ये बात अपने माइंड में बिठा लो। फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग कैलकुलेटर अगर आप देखो 10, अगर मैं कैलकुलेटर में लिख रहा हूँ 10 45, ये तो इसकी जगह तो 45 आएगा ना, प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा। एन क्या है, एन कोई से भी नंबर्स हैं, मतलब 0 1 2 3 4। इस तरह से आपको सबके ना पीरियड्स याद करना पड़ेंगे। वो किस तरह से याद होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ cos 90 की। तो cos 90 होता है 0। तो आपको पता होना चाहिए cos किस किस पे 0 होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से कुछ उसका वो बनाते हैं, क्या मतलब एक पीरियड बनाते हैं। फिर उसमें एन की जगह पे जो भी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे बारी बारी, उस उन सब पे आंसर आएगा कॉस का, cos 90 का 0। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं sin 90 की, तो sin 90 का आंसर होता है 1। तो इसके अलावा ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसपे साइन का आंसर 1 ही आता है। तो उसका भी हमें एक पीरियड बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 90 क्या होता है, 90 होता है π/2। तो π/2 पे हो रहा है 1। इसी तरह से अब किस पे होगा, तो वो करने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे कि π/2 था, तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ n π लिख देता हूँ, चलो n π। ठीक है, अब इस n की जगह पे मैं जो जो वैल्यू डालता रहूँगा और इसके साथ फिर बाद में प्लस होगा, प्लस करके जो भी इसकी जगह पे आंसर आएगा उस पे साइन होगा 1। इस तरह से ये पीरियड आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, हम बाकी अभी अपने क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। तो आपने याद कर लिया कि 10 1 कब होता है, जब आप π/4 मतलब 10 45 में प्लस कर दो इस पीरियड को। ये पीरियड क्या है, n π। n मीन्स नंबर्स 0 1 2 3, तो बारी बारी। अब 0 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे क्या आएगा, पाई होता है 180 होता है ना, 180। इसका आंसर फाइंड करो 1 होगा। अब आप समझ जाओगे। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ ना इस पे। अच्छा, ये π/4 की जगह पे मैंने 45 लिखा है। ठीक है, अब n की जगह पे पहले पुट किया 0, अब पुट करूंगा 1। तो फिर 1 पुट किया, 1 आएगा आंसर। 10 45 प्लस, अब पुट करूंगा 2, 180। और ये कहाँ से देख रहा हूँ मैं, इस तरह से यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, 1। इस तरह से मैं सो ऑन जितने भी चलाता रहूँ ना, इन सारे के सारे पीरियड्स पे मेरे पास 10 का आंसर मिलेगा 1। तो ये हमें कुछ पीरियड्स होते हैं जो कि याद करना होते हैं। सही है, लिख देता हूँ इसके आगे। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और इस तरह से ही लिखोगे +n π। ठीक है, आपके पास जो x का फाइनल आंसर आया है वो ये आया है। ठीक है, इन सब पे आपको मिलेगा आंसर 1। और यहाँ पे माइनस आ गया तो वो आंसर बन जाएगा -1। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ, माइनस लिख दूँ, माइनस लिख दूँ, माइनस लिख दूँ, तो ये आंसर बन जाएगा -1। ठीक है,
अब देखो, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करते थे हम अपने दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्स की इसकी जगह पे जीरो पुट किया और एक्स के वैल्यूज भी निकाल लिए। अब हम डबल डेरिवेटिव निकाल देते, तो डबल डेरिवेटिव का आंसर आप खुद निकालोगे। डबल डेरिवेटिव का आंसर होगा 2e x कॉस एक्स। ये होगा डबल डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है भाई, डबल डेरिवेटिव का आंसर आपके पास ये होगा। अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यूज बारी बारी पुट करता हूँ। ऐसे ही करते हैं ना, फिर हम पहचानते हैं कि इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आया, लेस देन जीरो आया, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या उस पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो -π/4 प्लस n π। अब इस n की जगह पे क्या पुट करूँ, पहले मैं पुट कर रहा हूँ इस n की जगह पे ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा ज़ीरो, पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो 45 ही रहेगा। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये 45 ही बनता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं -π/4 ही लिख रहा हूँ, इसके अलावा आगे कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, e⁻−π/4 और cos -π/4। अब आपको कॉस का भी याद होना चाहिए, कॉस का पीरियड। अगर कॉस का पीरियड देखो, इन जितनी भी वैल्यूज़ पे आप कॉस का आंसर निकालोगे ना, सब वैल्यूज़ पे आपके पास कॉस का आंसर आएगा फिलहाल अभी तक। या निकाल के देख लो, आपके पास इस पे कॉस का आंसर मिलेगा आपको √2/2। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आंसर आया। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, √2/2 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव था ये। तो कॉस का आंसर निकाल के मैंने लिख दिया 1/√2 लिख दिया। ठीक है, या तो आप ये भी लिख सकते हो, लिख दिया। अब हमें ये पता करना है ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है, या वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। तो देखो, एक बात तो आपको पता है, ये कभी भी ये ना ही तो नेगेटिव हो सकता है, ना ही तो ये नेगेटिव हो सकता है, और ना ही तो ये ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पूरे के पूरे का आंसर का जो पूरे के पूरे ये जो लिखी हुई है टर्म, इस पूरे की पूरी टर्म का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव साइन मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो कब आता है, जब मिनिमम होता है। ठीक है, और चाहो तो आप इस पूरे को कैलकुलेटर में लिख के फाइंड कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में इतना लेंदी आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आपको बस पीछे एक साइन देखनी है कि जितना भी लेंदी आया यहाँ पीछे माइनस लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, चाहे जितना भी लेंदी आ रहा हो। अगर माइनस लगा हुआ है तो लेस देन ज़ीरो है वो, और अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। हमने ऐसे ही पहचान लिया, अपने माइंड से पहचान लिया। तो हमने एक्स की पहली वैल्यू पुट कर दी। जब हमने यहाँ पे इसकी जगह पे एन, जब हमने पुट किया ज़ीरो, अब पुट करूँगा मैं 1। ठीक है, तो 1 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा f डबल डैश -π/4 प्लस n पाए था ना, इस n की जगह पे अब पुट कर रहा हूँ मैं 1। तो 1 पुट करूँगा, 1 मल्टीप्लाई बाय पाए, ये हो गया पाए, पाए आ गया। ठीक है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये तो था -45 प्लस 180। -45 प्लस 180 क्या बनता है, 135। तो ये 135 बन गया, समझ जाना ये 135 है। और अगर इसको आप बजाय एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो ये बनता है 3π/4 बनेगा आपके पास ये। ठीक है, 3π/4। तो आप यहाँ पे इस पूरे की जगह पे 3π/4 भी लिख सकते हो। तो मैं 3π/4 लिख देता हूँ, थोड़ा लिखने में आसानी होगी। तो डबल डेरिवेटिव ये था 2e⁻x cos x। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं लिखूंगा 3π/4। 3π/4 cos 3π/4। तो cos 3π/4 होता है 135 ना, अभी मैंने करके यहाँ पे दिखाया आपको। तो cos 135 का आप ज़रा आंसर निकालो। cos 135 का, cos 135 का आंसर होता है
√2/2 सेम यही होता है, लेकिन फ़र्क ये है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आता है, मतलब कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1/2। तो अगर मैं इसकी जगह पे इस तरह से लिख दूँ, -1/2, -1/√2, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस पूरे की जगह पे लिख, आप कैलकुलेटर सॉल्व करो, और cos 135 को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, तो आपके पास आंसर आएगा -1/√2। ये आंसर आएगा, तो ये लिख दो। अब देखो, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये आंसर आ रहा है माइनस में। जब आंसर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आ रहा है मिनिमा। और चाहो तो आप कैलकुलेटर में पूरा डाल के देख सकते हो। वो सॉरी, इस पॉइंट पे आ रहा है मैक्सिमम, मैंने मिनिमा लिख दिया ऊपर, तो मिनिमा हमारा आ चुका है, मैक्सिमम। तो मुझे दो पॉइंट्स मिल गए। वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मतलब एक्स के दो पॉइंट्स, एक पॉइंट है वो एक्स का -π/4, और एक है 3π/4। इस पे मुझे मिल रहा है मिनिमा, मैं मिन लिख रहा हूँ, और इस पे मुझे मिल रहा है मैक्स। अभी मैंने आपको दिखा दिया। फिर कुछ भी नहीं करना आपको। उसके बाद के आपको स्टेप्स पता है। हम मेन फंक्शन उठाते हैं, मेन फंक्शन पे वैल्यूज पुट करते हैं, और हमारे पास आंसर आ जाता है कि हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आखिरकार क्या आ रहा है। ठीक है। तो बस मेन फंक्शन पे आप पुट करोगे ये एक्स की दोनों वैल्यूज, और आपको मिनिमा और मैक्सिमा का आंसर मिल जाएगा। शायद आंसर आ रहा हो कुछ इस तरह से। 7.460, एक आंसर शायद ये आ रहा हो, और दूसरा आंसर आपके पास आ रहा हो -0.322। शायद ये दो आंसर आ रहे हो, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, ये मैक्सिमा ये मिनिमा। आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए करा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल था। पूरा नहीं करवाया, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का भी टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम चलेंगे आगे इंटीग्रेशन की जानिब।